वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आप सबों को बताया था कि आज से मैं आप सबों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ में सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन भी होगा। सो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा और इसका पूरा पीडीएफ आज ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जैसे पिछले वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, जान ने कहा सोरेन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। सोरेन जान से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहां पे आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जैसे जान लिख के उसके ऊपर उसके पिता माता को लिखा जाता है और उसके ऊपर इसके दादा दादी को लिखा जाता है, ठीक है। और मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से दर्शा दिया जाता है। अब जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, इसके दादी की इकलौते बेटा यानी जान के पिता और इसकी पुत्री यानी जान की बहन लगी। तो इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, जान की बहन सोरेन है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ, यहां 6 नहीं है दोस्तों, 60 डिग्री है। रेलवे द्वारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको सीढ़ी की लंबाई यानी कर्ण आपको दिया हुआ है, लंब आपको निकालना है और आधार निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है और थीटा 60 डिग्री है। तो आप यहां पे पुट कर दीजिए साइन 60 बराबर लंब आपको पता नहीं है, x मान लीजिए, और कर्ण 20 है, डाल दीजिए। यहां से आपको लंब का वैल्यू पता चल गया, 10√3 हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें जैसे ही वैल्यू को डालिएगा, कर्ण का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 और 10√3 का स्क्वायर 100 × 3, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्यन के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसको पारिस्थितिकी बोला जाता है, जीवों और पर्यावरण के अध्ययन को। दोस्तों, यह एनटीपीसी 2016 का सेट है और इसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। अगला 50 क्वेश्चन आपको अगले सेट में देखने को मिलेगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां भी दिक्कत लगे मेरे वीडियो को आप देखिए, इससे आने वाले आगामी एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसको स्मैश बोला जाता है। ठीक है। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। अब ऐसे ही सेट चलते रहेंगे और आपको प्रतिदिन ऐसे एक सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, माइनस का अर्थ डिवाइड है और मल्टीप्लीकेशन का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो आपको इसकी गणना करके बताना है।
तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, 35 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए और प्लस के जगह पे इंटू का साइन रखिए, इंटू 6 और इंटू के जगह पे प्लस का साइन रख दीजिए। इसका उत्तर आपको 49 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि तीन संख्या 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, तो इनमें से छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है, आपको अनुपात दिया गया है, इन तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 4x + 5x + 7x और इनका योग बराबर 320 कर दीजिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहां से आपको x का वैल्यू 20 आ जाएगा। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो 4 में 20 का गुना करते हैं तो 80 हो जाएगा और 7 में 20 का गुना करेंगे तो 140 होगा। अब बड़ी और छोटी संख्या आपको पता चल गई है, इसको आप जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 220, इसलिए इसका राइट आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यह पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस बार भी आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस का अर्थ डिवाइड है और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो आपको गणना करके बताना है। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको 15 × 7 + 12 - 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 110, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट यानी पीपीएम का उपयोग करते हैं इसके गति को मापने के लिए। अब पीपीएम है क्या? तो दोस्तों 1 मिनट में कितने पृष्ठ को इसने प्रिंट किया, इसी को हम पीपीएम बोलते हैं और इसी द्वारा आधुनिक प्रिंटर की गति को हम मापते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनना है। तो दोस्तों यहां पे बताया गया है लाइन रोअर करता है यानी दहाड़ता है, तो ओवल यानी उल्लू कैसा आवाज निकालता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उल्लू हुट करता है। आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथन और कुछ निष्कर्ष हैं दोस्तों, आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले ही यह सामान्य तौर पर तथ्यों से मेल न खाते हो, और इसका निर्धारण करना है कि निष्कर्ष में से कौन सही है। ठीक है दोस्तों, तो रेलवे द्वारा बहुत ही छोटा छोटा प्रिंट किया जाता है, इसलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं। कथन है उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। अब इसके निष्कर्ष की ओर आए दोस्तों, तो निष्कर्ष प्रथम है कोई जोखिम नहीं लेने पर कोई लाभ नहीं होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नकारात्मक शब्द यहां कथन में दिया नहीं गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कथन में प्रत्येक व्यक्ति जैसा कोई चर्चा है नहीं, इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन एग्जाम में बनाने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे कुछ कथन और उसके निष्कर्ष फिर से दिए गए हैं, आपको इन कथनों को सत्य मानना है, भले ही समान तथ्यों से मेल ना खाते हो। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, यहां कथन है सभी कलम किताबें हैं, तो आप इसको डायग्राम बनाइए। सबसे पहले कलम की बात की गई है, तो एक गोल घेरा बना के पेन लिख दीजिए बीच में, P फॉर पेन। ठीक है, और सभी कलम किताबें हैं यानी किताब हैं, तो एक बाहर किताब का घेरा बनेगा, आप उसको बना दीजिए। और दूसरा में बोला गया सभी किताबें मेज हैं, तो यानी किताब से बड़ा मेज है, तो उसको बाहर से बनाइए।
अब यहां आपको डायग्राम बन के तैयार है। अब आपको चलना है निष्कर्ष की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां बोला गया सभी मेज कलम हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों एक पॉइंट में यहां पे आपको बता दूं कि बाहर वाले को सभी कह के आप अंदर वाले में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जब भी ऐसा बोलेगा गलत हो जाएगा। बाहर वाले को कुछ बोल के यदि अंदर वाले में इंक्लूड किया जाए तो वह सही होता है, और अंदर वाले को जैसे पेन को कुछ और सभी दोनों बोलेगा फिर भी सही है, मगर बाहर वाले को सिर्फ और सिर्फ कुछ बोलेगा तभी सही होगा। चलिए दूसरे की ओर देखते हैं। तो कुछ मेज कलम है, ये बिल्कुल सही होगा। मैंने अभी आपको बताया है बाहर वाले कुछ के मामले में सही होते हैं, ठीक है। तो ये बी आपका सही हो गया। बाकी सी देखिए, सभी किताबें कलम हैं, यानी बाहर वाले को छोटे वाले में सभी बोल के घुसा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो गया। और डी में है दोस्तों कोई भी मेज किताब नहीं है, तो नकारात्मक शब्द तो यहां है ही नहीं, इसलिए यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को आपको चुनना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यूएई की मुद्रा दिरहम है, तो कोरिया की मुद्रा आपसे पूछा गया है, वैसे ही आपको बिठा देना है। कोरिया की मुद्रा वॉन होती है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कुछ देशों के मुद्रा आपको याद रखने होंगे, जैसे जापान का येन होता है, अमेरिका का डॉलर होता है, इंग्लैंड का पाउंड होता है, भारत का रुपया होता है, पाकिस्तान का रुपया है, श्रीलंका का रुपया है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a बराबर 1 और EAT बराबर 26 है तो SEAT का मान आपको बताना है। तो दोस्तों यहां कुछ भी नहीं किया गया, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। ABCD में A फर्स्ट पे आता है और E 5 पे आता है और T 20 पे आता है, उसी को जोड़ के लिखा है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आसानी से, S 19 पे आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे आता है और T 20 पे आता है। आप इन चारों को जोड़िएगा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा 45, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फैट जो होता है स्टेम सेल का प्रकार नहीं होता है। बाकी आपका नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूल्य इत्यादि जो है स्टेम सेल के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, इस तालिका को अध्ययन करके आपको इसके जवाब बताने हैं। क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है? तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, 2014-15 में जितनी भी बिक्री हुई है उसको आप जोड़ दीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 45, 48, 44 और 41 को जोड़ेंगे 178 लाख आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वही तालिका देके आपको दूसरा सवाल पूछा गया, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है? तो आपको यहाँ पे औसत निकालना है दोस्तों। 13-14 का जितना भी डाटा है आप उसको जोड़ दीजिए और जो भी डाटा की संख्या है उससे आप भाग दे दीजिए। औसत का यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल संख्याओं का योग बट्टा में टोटल संख्या की संख्या, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपको औसत निकल जाएगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 36 + 32 + 39 + 33 बट्टा 4, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के सम्राट अशोक थे। और दोस्तों इन्होंने ही अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में मौर्य वंश के प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मस्जिदों में से
किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अभी अभी जेईई के एग्जाम में पिछले वर्ष यह क्वेश्चन पूछा गया है कि तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीलंका को 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे द्वारा बहुत ही छोटा छोटा प्रिंट करके दिया जाता है, इसलिए आपको शायद पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो उसका आधार आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करना है, उसका आधार x मान लीजिए और ऊंचाई 7 ज्यादा है तो x + 7 हो गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 b × h। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल आपको 30 दिया गया है और 1/2 b के जगह पे x रखिए और h के जगह पे x + 7 रखिए। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को आप जैसे ही सोल्व करेंगे x बराबर -12 आ जाएगा, जो कि माइनस हम ले नहीं सकते हैं वैल्यू इसका, और एक आ जाएगा वैल्यू x बराबर +5, इसलिए इसका आंसर हो गया +5। ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुद्धिमान व्यक्ति, यानी होमोसेपियंस इसको बोला जाता है। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम ही होमोसेपियंस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कुछ संख्या दी गई है दोस्तों, आपको बताना है इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना, हर से अंश को गुना करके देखना है। जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वो बड़ा होगा, जिसका वैल्यू छोटा आएगा वो छोटा होगा। जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं, 94 और 36 का गुना करेंगे तो 3396 आएगा, और 79 और 52 का गुना करेंगे तो 4108 आएगा, यानी बड़ा हो गया आपका 52/94। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी को चेक करके और अरेंज कर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार डेली सेट आपको देखने हैं और सुबह करंट अफेयर हमारे चैनल से आप देखिए। आपकी पूरी तैयारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की यहीं पे हो जाएगी, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो आप चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों यह उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऐसे ही करंट अफेयर आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे, आप डेली करंट अफेयर से जुड़े रहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट को NVPF-ZPO लिखा जाता है तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ABCD को A से M तक पहले लिखिए, उसके बाद ठीक अपोजिट में N से Z तक लिखिए। अब यहां से आपको देखने हैं कि सीरीज को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, S का स्थान ABCD में 19 पे है, इसमें से -4 करके यानी 14 N लिख दिया है। ठीक है, T का स्थान 20 है और इसको +1 करके भी लिख दिया है, यानी 22 लिख दिया है। और इसी प्रकार इस सीरीज को आगे बढ़ाया है, -4 + 1 -4 + 1। तो इसी प्रकार आप टीचर को कर सकते हैं। T में -4 कीजिएगा तो O हो जाएगा, यानी 15।
ई में +1 कीजिएगा तो जी हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। और हाँ दोस्तों, ज्यादा चेक नहीं करने हैं, 2-3 को आप चेक कीजिए और जैसे ही आंसर मिलते हैं टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रोम को आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। रोम का अर्थ ही होता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग होने के बाद इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप x - y बराबर 50 कर दीजिए और उन दोनों का अनुपात दिया गया है, यानी x/y बराबर 7/2 हो गया। यहां से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, x बराबर आपको 70 आ जाएंगे और y बराबर आपको 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 70 और 20 का गुणनफल कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हेल्थ को IDBKUG लिखा जाता है तो हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है, इस प्रकार के रीजनिंग में आपको सबसे पहले यह चुनना है कि ये जो सीरीज है कैसे बढ़ रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं H+1 किया तो I हो गया, क्योंकि ABCD में H का स्थान 8 है और I का स्थान 9 है। तो इसी प्रकार से E-1 किया तो D हो गया, यानी E है 5 पे और D है 4 पे, तो यानी एक बार प्लस कर रहा है और एक बार माइनस कर रहा है सीरीज में। तो इसी प्रकार आप हॉस्पिटल को करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। H+1 कीजिए यानी I हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। और हां दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, माइकल ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा था, क्योंकि उस जलियांवाला बाग में यह भी मौजूद था, इसलिए इसको गोली मारा गया था। लेकिन आदेश आपको रेजिनाल्ड डायर ने ही दिया था, आपको यह याद रखना है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपयों के 2 वर्ष के बाद 20% की वार्षिक दर से कितना रुपया हो जाएगी? तो दोस्तों यहां पे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछ रहा है, यानी दर को 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं 6-6 महीने के, और टाइम में आप 2 से गुना कर दीजिए, तो दर हो गया 10%, टाइम हो गया 4 वर्ष। अब आप इसको फॉर्मूला में रख दीजिए, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर टाइम, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1,17,128, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन में यदि आप 45 भी सही कर पाते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप खुद भी बनाते चलिए और जहां दिक्कत हो वहां आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके घर पे आप इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, LEO कोई प्रकार का प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं था, इसलिए बी सही हो जाएगा। बाकी एटलस, लिंक ये सब प्रारंभिक कंप्यूटर थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में पुत्र को x मानिए, पिता को x + 26 कर दीजिए और 3 वर्ष के बाद बोल रहा है तो x + 3 और x + 26 + 3 कर दीजिए। अब यहां से आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। 3 गुना पिता की उम्र होता है, तो इसको बराबर करने के लिए आप पुत्र की उम्र में 3 से गुना कीजिए। यहां से आपको x का वैल्यू 10 आ जाएगा और दोस्तों पूछ रहा है पिता की उम्र, तो 26 में 10 जोड़ दीजिए, पिता की उम्र 36 वर्ष हो गई। ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका बताना है। तो दोस्तों माध्यिका बनाने से पहले सबसे पहले आप इसको अरेंज कर दीजिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो जैसा कि आप सभी यहां देख सकते हैं, अरेंज करेंगे तो 11, 23, 25, 26, 29, 39 हो जाएगा। अब यहां पे चूंकि ऑड नंबर में दिया है तो यह सबसे आसान है। 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 इधर से, बीच में बच गया 26, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 इसकी माध्यिका होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपया अधिक प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, साधारण ब्याज के फॉर्मूला मूलधन इंटू समय इंटू दर, इस पे आप रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। मूलधन नहीं पता है, x मान लें, इंटू 6 इंटू 3 बट्टा 100 बराबर 900। यहां से आप काटिएगा, x का वैल्यू 5000 आ गया, यानी ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको साधारण भिन्न है, इसको आपको सरल करके बताना है। 2/5 + 2/9 को भाग देना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 28/45 हो जाएगा और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो 43/45 हो जाएगा। इन दोनों को आप भाग दे दीजिए, हर से हर कट गए, बच गए अंश, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 28/43। ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और बाद बाकी का देख सकते हैं आप, सभी गलत हैं, सभी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मंगल ग्रह, नेपच्यूनो, शनि ग्रह, ये सभी ग्रह हैं। लुब्धक इनसे भिन्न है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पिच ब्लेड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। और हाँ दोस्तों, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, तो आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यू होराइंस इसका नाम था। और दोस्तों यह उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अभी के करंट अफेयर को तैयार कीजिए और पुराने वर्ष के प्रीवियस ईयर सेट लगाइए। एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है। तो यहां पे दोस्तों P और Q का कार्य करने का दक्षता दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं P का दक्षता 2 हो गया और Q का दक्षता 1 हो गया। और हाँ दोस्तों, दक्षता के ठीक उलट समय होता है, इसलिए इसका समय का अनुपात 1:2 हो गया। अब आगे है क्वेश्चन, दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो Q काम को कितने दिन में करेगा? तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जैसे ही रेशियो पता होगा इसको हम पुट कर देंगे दोस्तों, 1/x + 1/2x बराबर 1/22।
यहां से आपको x का वैल्यू 33 आ जाएगा और पूछ रहा है q का काम, तो q का अनुपात 2 है, इसलिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, 66 दिन आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या देख सकते हैं आप, 24 है, तो इसको आप जोड़ दीजिए, 2 और 4 यानी 6 हो गए। इसको 4 गुना करना है तो 4 से गुना कीजिए, 24 आ गए, और इसमें 27 जोड़िए, 51 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है कि 6 जो है हमारा 2 और 4 6 हुआ था, उसको 7 से गुना करने पे 51 आता है या नहीं आता है? तो नहीं आता है दोस्तों। 6 और 7 का गुना करेंगे तो 42 ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अब ऐसे ही चेक करते जाएंगे तो लास्ट वाले में आप देख सकते हैं 3 और 6 को जोड़ने पे 9 होता है, 4 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, और प्लस 27 जोड़ देंगे 63 हो गया। अब देखेंगे 9 को 7 से गुना करके क्या 63 पूरा होता है? तो दोस्तों जैसे ही गुना कीजिएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस दवा को भारत में लॉन्च किया गया था, और यह उस समय के करंट अफेयर हैं, इसलिए आप इनको भी याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नमक को हम NaCl के नाम से भी जानते हैं, और इसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में सोडियम क्लोराइड लिख के दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब नमक ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में x से y शहर जाता है और धारा की दिशा में y से x की ओर जाता है। यदि स्थिर पानी में नाव की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नाव की चाल आपको दिया है 40 और धारा की चाल 10, तो जैसे ही आप विरुद्ध जाइएगा धारा माइनस हो जाएगा, यानी 40 माइनस 10 बराबर 30 हो गया, और जैसे ही धारा की दिशा में जाइएगा नाव और धारा दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी 40 प्लस 10 बराबर 50 हो गया। अब यहां से आप मान लीजिए टोटल दूरी z है, तो t1 बराबर टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टा चाल, इसलिए t1 बराबर हो गया z बट्टा 30 और t2 बराबर हो गया z बट्टा 50। यहां से आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान ने किया था इसकी मेजबानी। और हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल में जो भी खेल होने वाले हैं उसको भी आप 2022, 23, 24 तक याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। P की औसत गति आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पे आप उसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहां से आपको एक का दूरी आ जाएगा 50 किलोमीटर और दूसरे का दूरी आ जाएगा 140 किलोमीटर। दोनों दूरी को यदि जोड़ते हैं तो 190 किलोमीटर हो गया, और टोटल टाइम आपको यहां पे 1 घंटा और 2 घंटा यानी 3 घंटा दिया हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बट्टा टोटल टाइम। इस पे आप पुट कर दीजिए, आपको एवरेज टाइम निकल के आ जाएगा 63.33 किलोमीटर घंटा, इसलिए ऑप्शन बी सही है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे यह देखना है कि विक्रय मूल्य कितना है। चूंकि आपको क्रय मूल्य 1200 रुपया दिया गया है तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ परसेंट। तो क्रय मूल्य आपका 1200 दिया है, लाभ परसेंट 10% है, यानी 110/100। जैसे ही काटिएगा आपको विक्रय मूल्य 1320 रुपया निकल के आ गया। अब दोस्तों 10% के लाभ पे बेचता है तो 1320 में बेचता है। बोल रहा है 1380 में बेचेंगे तो कितना परसेंट लाभ होगा, यानी 60 रुपये का डिफरेंस है 1320 और 1380 में। तो 10% बराबर 120 रुपये का लाभ हुआ था दोस्तों। चूंकि कॉस्ट प्राइस आपको 1200 था तो 120 रुपये का लाभ होता है 10% में बेचने पे। तो 60 रुपया का लाभ कितने पे होगा, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 10/120 इंटू कर दीजिए 60 बराबर 5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यदि कोल को 315912 लिखा जाता है तो पुलिस को इतना लिखा जाएगा, तो प्राइस को कितना लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहां कुछ भी नहीं किया, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। ABCD में C आता है तीसरे स्थान पे, तो वही वह लिख दिया है। C बराबर 3, O बराबर 15, I बराबर 9 और L बराबर 12। ऐसे ही पुलिस में भी लिखा गया है, तो आपको ऐसे ही प्राइज में लिख देना है। इसके लिए आपको ABCD का क्रम याद करना पड़ेगा। मुझे जैसे याद है दोस्तों, P होता है 16 पे, R होता है 18 पे, I होता है 9 पे, C होता है 3 पे और E होता है 5 पे। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन C, 16, 18, 9, 3, 5। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।